नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी ने अपने सभी सांसदों को दो टूक नसीहत दी है। सदन से गायब रहने वाले सांसदों को उन्होंने कहा कि आप खुद को बदलिए, नहीं तो हम बदलाव करेंगे। कड़े शब्दों में पीएम मोदी ने कहा कि अनुशासन में रहिए, समय से आए और अपनी बारी आने पर ही बोले। साथ ही ये भी कहा कि बच्चों की तरह बर्ताव न करें। मोदी ने कहा कि संसद की कार्यवाही और बैठकों में नियमित रहे और लोगों के हित में काम करें। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं आपकी अनुशासनहीनता को लेकर परेशान रहूं और आपको बच्चों की तरह ट्रीट करूं। बच्चों को भी एक ही बात कई बार कही जाए तो उन्हें पसंद नहीं आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने ही खाद कारखाना और एम्स की नींव रखी थी। अब उन्होंने खुद अपने हाथों से इसे जनता को समर्पित किया। मौका तो था 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन का, लेकिन प्रधानमंत्री ने मंच का इस्तेमाल विरोधियों पर तंज कसने के लिए किया। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा, आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। इन्हें आपके दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री बोले, लाल टोपी वालों को घोटाले के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए सत्ता चाहिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी खतरे की घंटी। शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज छठा दिन है। कार्यवाही के शुरू होने से पहले दिल्ली में भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। इनके अलावा गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इधर सदन में हंगामा जारी है, राज्यसभा स्थगित है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने को लेकर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने सदन में किसानों की शहादत पर मुआवजे की मांग की। साथ ही उन्होंने सरकार के सामने मृत किसानों की सूची रखी और न्याय की मांग की। वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की पहली चुनावी रैली आज मेरठ के दबथुआ से औपचारिक शुभारंभ हो गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह हेलीकॉप्टर से एक साथ दबथुआ पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले मेरठ में किसानों के लिए एक स्मारक हम बनाएंगे, जिससे शहीद किसानों की कुर्बानी याद रखी जाए। जयंत ने कहा कि योगी औरंगजेब पर बात शुरू करते हैं और अंत में पलायन पर आ जाते हैं। पेपर दिला नहीं पाते, मजबूर होकर नौजवान दूसरे प्रदेश जाकर नौकरी ढूंढते हैं। योगी जी को ये पलायन नहीं दिखता। बाबा जी को गुस्सा भी बहुत आता है, कभी मुस्कुराते नहीं है। 2022 में बाबा जी को इतना फ्री कर देंगे कि गोरखपुर में बछड़ों के साथ खेले। पंजाब दौरे पर पहुंचे आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम चन्नी खुद को ऐसी भाईचारे से बताकर वोट मांगकर राजनीति कर रहे हैं। मैं ऐसे भाईचारे से नहीं हूँ, लेकिन आपका बेटा और भाई हूँ। पंजाब में ऐसे भाईचारे को केजरीवाल ने 5 गारंटी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार स्कूलों को नहीं सुधारना चाहती। कांग्रेस सत्ता में आई तो ये स्कूल ऐसे ही बर्बाद रहेंगे, लेकिन वे हर बच्चे को शिक्षित करेंगे। सीएम ने 5-5 मरले प्लॉट के फॉर्म भरवाए, लेकिन किसी को नहीं दिए। चन्नी चुनाव से पहले प्लॉट दे, वरना हमारी सरकार देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की व्यवस्था के बीच भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को जनता दर्शन करना नहीं भूले। उन्होंने हिंदू सेवाश्रम में एक एक कर 700 की संख्या में आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया। सीएम ने वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद दिया। मुंबई में 2 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 10 हो गए हैं। इससे महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। 3 दिनों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1 से 10 तक पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने विदेश से आने वालों के लिए संशोधित और पहले से अधिक कठोर नियमावली जारी की है। बढ़ते हुए ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 11 देशों को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में रखा है। खासकर इन देशों से आने वालों के लिए नियम अधिक कड़े रखे गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 नवंबर को गाइडलाइंस जारी की थी। उसी गाइडलाइंस में संशोधन किए गए हैं।
30 नवंबर वाली गाइडलाइंस में 2 हाई रिस्क वाले देशों को शामिल किया गया था। अब ये संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगी और ये माना कि उनसे गलती हुई थी। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से पूछा गया कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई, तो उन्होंने कहा कि उनके पास डेटा नहीं है। राहुल ने कहा कि पंजाब सरकार ने करीब 400 किसानों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया है और 152 की पेंशनों को नौकरी दी है। मेरे पास पूरी लिस्ट है। हमने हरियाणा के भी 70 किसानों की लिस्ट बनाई है, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि आपके पास उनके नाम ही नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि गांधी का भारत गोडसे का भारत बन गया है। पीडीपी प्रमुख ने अपनी दलील को साबित करने के लिए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का सहारा लिया। मुफ्ती ने कहा, मुझे वाजपेयी जी के दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच याद है, जहां पाकिस्तान के नागरिक भारत के लिए जयकार कर रहे थे और भारत के नागरिक पाकिस्तान के लिए जयकार कर रहे थे। पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी तत्कालीन भारतीय कप्तान MS धोनी की तारीफ की थी। मुफ्ती ने आगे कहा, कुछ दिन पहले आगरा में जब भारत के साथ मैच के दौरान कुछ युवाओं ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जय जयकार की, तो एक भी वकील उनका पक्ष लेने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए अब लगता है कि गांधी का भारत अब गोडसे का भारत बनता जा रहा है।